नमस्कार। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व की दुनिया में उतर रहे हैं जिनका नाम सुनते ही जोश और शायद थोड़ा रहस्य दोनों का एहसास होता है। सुभाष चंद्र बोस। पूरा देश उन्हें नेताजी कहता है। बिल्कुल नेताजी। हमारे सामने उनके जीवन और उनकी विरासत पर एक काफी विस्तृत लेख है, तो हमारा मकसद है इस लेख के जरिए उन अहम मोड़ों को समझना, उन फैसलों को और उन विचारों को जिन्होंने नेताजी को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक कह सकते हैं एक अद्वितीय योद्धा बनाया। हाँ, अद्वितीय तो थे ही। तो ये सिर्फ घटनाओं का लेखा जोखा नहीं होगा, बल्कि हम कोशिश करेंगे उन गहराइयों को छूने की जो उन्हें इतिहास में इतना खास बनाती हैं। उनके शुरुआती जीवन के उस बड़े फैसले से लेकर फिर आज़ाद हिंद फौज का गठन और उनके अंत से जुड़े सवाल, उन सब पर बात करेंगे। और शुरुआत ही एक ऐसे बिंदु से करते हैं जो सोचने पर मजबूर करता है। कोई नौजवान भारतीय सिविल सेवा यानी ICS, जो उस वक्त अंग्रेजी हुकूमत की सबसे बड़ी नौकरियों में से एक थी, उसे पास करके छोड़ क्यों देगा? आइए इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। बिल्कुल। नेताजी का व्यक्तित्व भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के कैनवस पर एक बहुत ही अलग और मजबूत रंग भरता है। उनकी विचारधारा, उनका रास्ता उस समय की जो मुख्य धारा थी ना, उससे काफी अलग था। हाँ। और इसमें जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि एक ऐसे दौर में जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसक आंदोलन चल रहा था पूरे देश में, नेताजी ने सशस्त्र संघर्ष का रास्ता चुना। ये समझना दिलचस्प है कि उनके इस अलग दृष्टिकोण के पीछे क्या सोच थी और स्वतंत्रता आंदोलन की जो पूरी तस्वीर है उस पर इसका क्या असर पड़ा। सही। उनकी कहानी महज बहादुरी की नहीं है, बल्कि ये कहानी है विकल्पों की, स्ट्रैटेजी की, रणनीतिक सोच की और देश के प्रति एक ऐसा समर्पण की जिसमें कोई शायद अगर नहीं था, बिल्कुल क्लियर था उनका विजन। तो चलिए कहानी की शुरुआत से चलते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा, 23 जनवरी 1897 कटक, उड़ीसा में जन्म। पिता जानकीनाथ बोस एक जाने माने वकील, पढ़ाई लिखाई कलकत्ता के प्रतिष्ठित प्रेसिडेंसी कॉलेज में, और फिर इंग्लैंड जाकर ICS की परीक्षा पास करना। उस जमाने के लिहाज से सोचिए, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। बिल्कुल बिल्कुल। एक सुरक्षित और शानदार भविष्य की गारंटी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। उस समय तो ये सपना होता था कई लोगों का। लेकिन यही वो मोड़ आता है जो चौंकाता है। उन्होंने ये प्रतिष्ठित नौकरी ठुकरा दी। लेख इस बात पर जोर देता है कि ये महज एक नौकरी छोड़ना नहीं था, ये फैसला उनके असाधारण राष्ट्र प्रेम का शायद पहला बड़ा सबूत था। कल्पना करना भी मुश्किल है कि उस समय इस फैसले ने कितने लोगों को हैरान किया होगा। हाँ, और ICS छोड़ने का ये फैसला उनके पूरे व्यक्तित्व और भविष्य की दिशा तय करने वाला था। अगर हम इसे सिर्फ एक भावनात्मक कदम ना मानकर एक रणनीतिक नजरिए से देखें, जिसके दम पर अंग्रेज भारत पर राज कर रहे थे, एक तरह से ये सत्ता के उस ढांचे को ही सीधी चुनौती थी। अच्छा। ये एक घोषणा थी कि उनका जीवन अब व्यक्तिगत उन्नति के लिए नहीं, बल्कि पूरी तरह से भारत की आजादी के लिए समर्पित है। ये उनके दृढ़ संकल्प और त्याग का वो पहला पड़ाव था जिसने दिखा दिया कि उनके लिए देश का सम्मान किसी भी निजी उपलब्धि से कहीं ज्यादा बड़ा है। इस बड़े कदम के बाद स्वाभाविक था कि वे राजनीति में सक्रिय होंगे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े और बहुत तेजी से एक प्रभावशाली युवा नेता के तौर पर उभरे भी। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा, महात्मा गांधी की अहिंसक नीतियों को लेकर उनके मन में गहरे सवाल थे। हाँ। लेख साफ तौर पर बताता है कि उनका मानना था कि आजादी सिर्फ शांतिपूर्ण तरीकों या याचिकाओं से नहीं मिलने वाली, इसके लिए सीधा संघर्ष जरूरी है। तो क्या ये मतभेद सिर्फ तरीकों को लेकर थे, या उनकी पूरी राजनीतिक सोच ही गांधी जी के रास्ते से अलग दिशा में जा रही थी? ये एक बहुत अहम सवाल है। देखिए, मतभेद सिर्फ रणनीति तक सीमित नहीं थे, हालांकि वो सबसे बड़ा बिंदु था। नेताजी का मानना था कि गांधी जी का तरीका बहुत धीमा है और अंग्रेज शायद नैतिक दबाव से देश छोड़ने वाले नहीं हैं। अच्छा। उन्हें लगता था कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का लाभ उठाकर एक बाहरी सैन्य दबाव बनाना जरूरी है। उनकी सोच में एक तरह की आप कह सकते हैं तात्कालिकता थी, अर्जेंसी थी। इसी वैचारिक टकराव का नतीजा था कि कांग्रेस में एक शक्तिशाली नेता होने के बावजूद उन्हें अपनी राह अलग बनानी पड़ी। उन्होंने कांग्रेस के भीतर ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की।
हाँ, फॉरवर्ड ब्लॉक। ये कांग्रेस के अंदर एक ऐसा गुट था जो ज्यादा उग्र, वामपंथी और तुरंत कार्रवाई का हिमायती था। ये दिखाता है कि वे अपनी सोच पर कितने अडिग थे, भले इसके लिए उन्हें कांग्रेस के मुख्य नेतृत्व से दूरी बनानी पड़े। यानी स्वतंत्रता आंदोलन सिर्फ एक धारा में नहीं बह रहा था, बल्कि उसमें कई अलग अलग सोच और रास्ते वो साथ साथ चल रहे थे। बिल्कुल, और यही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की खूबसूरती भी है और जटिलता भी। गांधी जी का रास्ता देश के करोड़ों लोगों को जोड़ रहा था, एक नैतिक शक्ति पैदा कर रहा था। सही। वही नेताजी जैसे नेता दूसरे विकल्पों पर जोर दे रहे थे। उनका मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध का माहौल, जिसमें ब्रिटेन उलझा हुआ था, भारत के लिए एक मौका है। उनकी रणनीति दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली थी, बेसिकली। यहीं से ये सवाल और भी गहरा हो जाता है कि क्या आज़ादी जैसे एक लक्ष्य के लिए इतने अलग अलग रास्ते जरूरी थे, या कौन सा रास्ता ज्यादा प्रभावी था? इतिहास शायद इसका कोई सीधा जवाब नहीं देता, लेकिन ये दिखाता है कि नेताजी परिस्थितियों का आकलन एक अलग नजरिए से कर रहे थे। और इसी नजरिए ने उन्हें वो कदम उठाने पर मजबूर किया जो शायद उस समय किसी ने सोचा भी नहीं होगा, देश छोड़कर जाना और बाहर से आजादी की लड़ाई संगठित करना। हाँ। लेख में विस्तार से बताया गया है कि कैसे वे नजरबंदी से निकलकर पहले जर्मनी पहुंचे और फिर वहां से दक्षिण पूर्व एशिया जाकर आजाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी INA को खड़ा किया। उन्होंने इसके लिए जापान और जर्मनी जैसे धुरी राष्ट्रों का सहयोग लिया। ये कदम उस समय भी विवादास्पद था और आज भी इस पर बहस होती है, लेकिन उनका लक्ष्य एकदम साफ था। जैसा कि लेख बताता है, भारत की धरती से अंग्रेजी शासन को सशस्त्र संघर्ष के जरिए उखाड़ फेंकना। हाँ, ये कदम उनके साहस और उनकी राजनीतिक सोच का सबसे बड़ा प्रमाण है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों से मदद लेना ये एक बहुत बड़ा जोखिम था। इसके नैतिक और रणनीतिक दोनों पहलू जटिल थे, लेकिन नेताजी का मानना था कि ये ब्रिटेन पर निर्णायक दबाव बनाने का एकमात्र तरीका है। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि INA सिर्फ एक सैन्य टुकड़ी नहीं थी। नेताजी ने एक पूरी आजाद हिंद सरकार, यानी एक निर्वासित सरकार की स्थापना की, जिसे कई देशों ने मान्यता भी दी। अच्छा। रूप से ब्रिटिश साम्राज्य के दिल पर चोट करने जैसा था। ये दिखाना था कि भारतीय अपनी जमीन पर अपना राज कायम कर सकते हैं। और फिर उनका वो नारा जो आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस लेख में भी कहा गया है कि ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक आवाहन था, बलिदान का, सर्वस्व न्योछावर करने का। ये सीधे देश के युवाओं से जुड़ने का एक तरीका था, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये नारा उनके नेतृत्व की शैली और उनकी सोच का निचोड़ है। ये दिखाता है कि वे आज़ादी की कीमत समझते थे और देशवासियों को उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार करना चाहते थे। आज़ाद हिंद फौज का गठन, विभिन्न पृष्ठभूमि के सैनिकों को एकजुट करना और मुश्किल हालातों में उनका नेतृत्व करना, ये उनकी संगठनात्मक क्षमता और प्रेरणा देने की अद्भुत शक्ति को दिखाता है। हाँ, ये तो है। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि INA में महिलाएं भी शामिल थीं। बिल्कुल। रानी झांसी रेजिमेंट इसका एक बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल। ये उस दौर में लैंगिक समानता की दिशा में भी एक प्रगतिशील कदम था। उन्होंने सिर्फ एक सेना नहीं बनाई, बल्कि भविष्य के भारत का एक छोटा सा मॉडल बनाने की कोशिश की, जहां धर्म, जाति या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। लेकिन INA का अभियान सफल नहीं हो पाया। और फिर हम कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो आज तक रहस्य के पर्दे में लिपटा हुआ है। लेख के अनुसार 18 अगस्त 1945 को ताइवान के पास एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जैसा कि लेख में भी जिक्र है, ये कहानी बहुतों के गले नहीं उतरी। दशकों तक ये माना जाता रहा, या कहीं उम्मीद की जाती रही कि नेताजी जिंदा हैं। हाँ, उनकी मृत्यु से जुड़ा रहस्य शायद उनके करिश्माई व्यक्तित्व का ही एक हिस्सा बन गया है। कई जांच आयोग बने, अलग अलग थ्योरी सामने आई, लेकिन कोई भी पूरी तरह से सभी सवालों का जवाब नहीं दे पाया। सही। ये रहस्य इस बात का भी प्रतीक है कि लोगों के मन में नेताजी की छवि एक ऐसे नायक की थी जो हार नहीं मान सकता, जो इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकता। ये लोगों की उस गहरी इच्छा को दर्शाता है कि काश वो वापस आ जाते। ये उनके अनुयायियों के मन में उनकी अमिट छाप और उनके अधूरे मिशन के प्रति एक भावनात्मक जुड़ाव को भी दिखाता है। ये रहस्य उनके जीवन की कहानी को और भी नाटकीय और यादगार बना देता है। तो जब हम इस पूरे सफर को देखते हैं, ICS छोड़ने का वो दृढ़ निश्चय, कांग्रेस के भीतर और बाहर का संघर्ष, INA का गठन, वो जोशीला नारा और अंत में ये रहस्यमय पर्दा, तो लेख का निष्कर्ष उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में याद करता है जिसने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया,
उनका जीवन त्याग और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। लेकिन आज के संदर्भ में उनकी विरासत क्या है? हम उनसे क्या सीख सकते हैं? उनकी विरासत कई परतों वाली है। पहली और सबसे सीधी विरासत है साहस और दृढ़ संकल्प की। वे हमें सिखाते हैं कि अगर आपको अपने लक्ष्य पर अटूट विश्वास है तो बड़े से बड़ा जोखिम उठाने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। कहा गया है, वे इस बात का प्रमाण हैं कि सच्चा देशभक्त अपने राष्ट्र के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार रहता है। दूसरी बात, वे हमें याद दिलाते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम की कहानी सिर्फ एक ही दृष्टिकोण से नहीं लिखी गई है। उसमें अलग अलग विचारधाराएं और रणनीतियां शामिल थीं। भले ही उनका सशस्त्र संघर्ष का रास्ता मुख्यधारा के अहिंसक आंदोलन से अलग था, लेकिन आज़ाद हिंद फौज और उसके बाद चले मुकदमों ने भी देश में राष्ट्रवाद की भावना को जगाने और ब्रिटिश हुकूमत पर दबाव बनाने में अहम भूमिका निभाई। इसने अंग्रेजों को ये सोचने पर मजबूर किया कि अब भारतीय सेना में भी उन पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तीसरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, वे हमें अपने विश्वासों पर अड़े रहने की प्रेरणा देते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो। उनका जीवन एक संदेश है कि अगर आप सही रास्ते पर हैं तो अकेले चलने से भी घबराना नहीं चाहिए। तो आज हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन के कई अहम पहलुओं को छुआ। उनके शुरुआती जीवन के क्रांतिकारी फैसले से लेकर कांग्रेस के साथ उनके वैचारिक मतभेद और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना तक। हमने आज़ाद हिंद फौज के गठन के पीछे की सोच, उसके कारनामों और उनके अमर नारे के प्रभाव को समझा। और अंत में उनकी मृत्यु से जुड़े रहस्य और उनकी स्थायी विरासत पर भी बात की। ये स्पष्ट है कि उन्होंने भारतीय इतिहास पर एक ऐसी छाप छोड़ी है जिसे मिटाया नहीं जा सकता, भले ही उनके तरीकों पर हमेशा बहस होती रहे। और उनकी कहानी हमें हमेशा कुछ नए सवाल पूछने के लिए प्रेरित करती है। एक अंतिम विचार श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगा। इतिहास अक्सर हमें नायकों को किसी एक खांचे में फिट करने के लिए उकसाता है। सही बात है। लेकिन क्या यह संभव है कि आज़ादी जैसे विशाल लक्ष्य को पाने के लिए अलग अलग, यहां तक के विरोधाभासी दिखने वाले रास्ते भी जरूरी थे? गांधी जी का अहिंसक आंदोलन और नेताजी का सशस्त्र संघर्ष, क्या ये दोनों धाराएं अपने अपने तरीके से उस महासागर में जाकर मिली जिसे हम भारत की आज़ादी कहते हैं? सोचने वाली बात है। शायद नेताजी जैसे जटिल और साहसी व्यक्तित्व हमें इतिहास को अधिक गहराई से उसकी तमाम जटिलताओं और विविधताओं के साथ समझने की चुनौती देते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि एक ही लक्ष्य के लिए अलग अलग रास्ते हो सकते हैं और हर रास्ते का अपना महत्व हो सकता है। बिल्कुल, ये सोचने का एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि कैसे अलग अलग धाराएं मिलकर एक बड़ी नदी बनाती हैं। इस जानकारीपूर्ण लेख का शुक्रिया, जिसने हमें नेताजी के जीवन और उनके योगदान को इतने करीब से समझने का मौका दिया। आज की ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त होती है।